यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। कहानी में अब तक आपने देखा कि विद्युतान सूर्यवंशी वह आदिशि देव द्वारा दी हुई आदिनाथ प्रलय मंत्रा को सीखता है और उसे सीखने के बाद वह उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। फिर कुछ ही समय बाद वह अपनी ट्रेनिंग को पूरी करता है और आसमान में उड़ते हुए एक जगह पहुंचता है। एक जगह पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसके सामने के पहाड़ के अंदर इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर 3 बिजलियों में से एक थंडरजित बिजली है। विद्युतान सूर्यवंशी वहाँ लालच से भर जाता है और उस बिजली को लेने के लिए पहुंच जाता है। तभी उसका सामना होता है जोजो नाम के एक रक्षक से, जो उसी का रक्षक था। जो वह विद्युतान सूर्यवंशी का रास्ता रोक देता है और विद्युतांश और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी विद्युतांश मौके का फायदा उठाता है और अपने जुड़वा भाई को वहां भेज देता है। तो अब आगे क्या होगा जाने कहानी में मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। तो अब आगे इस समय विद्युतांश वह जोजो नाम के रक्षक के आगे खड़ा था। विद्युतांश इस समय हवा में था और उसके सामने वह जोजो नाम का बीस्ट वह जमीन पर उसे खूंखार नजरों से देख रहा था। वह विद्युतांश को इस तरह देख रहा था कि जैसे कि वह आसमान से जमीन पर आए और वह उसका काम तमाम कर दे। तभी जो वह कुछ महसूस करता है तो महसूस करते हुए वह पीछे की तरफ देखता है। वह पीछे की तरफ देखते हुए हड़बड़ा जाता है और बौखलाहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि विद्युतांश का एक जुड़वा भाई वह थंडरजित कुदरती बिजली को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तभी जो वह जोर से खिसाता है और सीधा विद्युतांश के जुड़वा भाई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही जोजो का हमला विद्युतांश के जुड़वा भाई से टकरा पाता, उससे पहले जोजो के आगे एक महा त्रकालंग आकर रुकता है, जिससे जोजो सीधा आकर टकरा जाता है। धड़ाम की आवाज के साथ जो वह उस त्रकालंग से टकराता है और पीछे जाकर गिरने लगता है। जो वह अपनी नजरों को ऊपर उठाता है और अपने सिर को सहलाने लगता है। इस समय उसके सिर के ऊपर का हिस्सा वह लाल हो चुका था। तभी जो वह उसे अपने हाथों से सहलाता है और सहलाते हुए वह सामने की तरफ देखता है। उसकी आंखों में इस समय बहुत ज्यादा बेरहमी दिखाई देने लगती है और वह अपने सामने खड़े हुए लड़के की तरफ देखता है, जिसने सोने जैसा चमकता हुआ आर्मर पहना हुआ था, जिस पर 5 मूल तत्व शक्तियां जगमगा रही थी। तभी जो वह उस लड़के की तरफ देखता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, अब तक तो मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहता था लड़के, लेकिन तूने मुझे जान से मारने पर विवश कर दिया है। इतना कहने के बाद जो वह खूंखार नजरों से अपने सामने खड़े हुए इस लड़के की तरफ देखता है। तभी विद्युतांश वह जोजो की इस बात को सुनता है और उससे हंसते हुए कहता है, तू और मुझे तेरे जैसे हाथ रश्मि घोड़े, तुम आखिरकार घोड़ों की प्रजाति में नहीं बल्कि गधों की प्रजाति में आने चाहिए। इतना कहने के बाद विद्युतांश वह जोजो का मजाक उड़ाने लगता है। जोजो जैसे ही विद्युतांश के मुंह से अपना मजाक बनते हुए देखता है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा बेरहमी और खूंखारपन दिखने लगता है। वह तुरंत अपने मुंह में शक्तियों को इकट्ठा करता है और सीधा विद्युतांश की तरफ मार देता है। वह सारी शक्तियां किसी तोप के गोले की तरह हवा को चीरती हुई और आसमान में दरार फाड़ते हुए आयाम से बाहर निकलती हैं और सीधा जाकर विद्युतांश के सिर से जा टकराने वाली होती हैं। तभी विद्युतांश वह अपने हाथों की सील बदलता है और चिल्लाकर कहता है, ठंडर पंच। इतना कहते हुए विद्युतांश के शरीर के ऊपर से सारी बिजलियां वह इकट्ठा होती हैं और सीधा विद्युतांश के हाथों में इकट्ठा होने लगती हैं। देखते ही देखते वह सारी बिजलियां विद्युतांश के हाथों में इकट्ठा होती हैं और
विद्युतांश आसमान में ही एक पंच मार देता है। विद्युतांश का वह पंच जो कि काले कलर की बिजलियों से बना था, वह अपने सामने से आ रहे और जगमगाते हुए गोले की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तहज्जुब की बात यह होती है कि जैसे ही विद्युतांश का पंच उस गोले से टकराने वाला होता है, वह गोला जगमगाता है और विद्युतांश का पंच उसी गोले के अंदर कहीं गायब हो जाता है। विद्युतांश इस चीज को देखता है और उसे हड़बड़ाहट होती है और वह अपने कदमों को 2 से 3 कदम पीछे ले लेता है। तभी विद्युतांश वह सामने की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है, ये क्या हुआ? विद्युतांश की इस हड़बड़ाहट और घबराहट को देखने के बाद वहां पर खड़ा हुआ वह जो वह विद्युतांश की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं, जैसा कि मैंने तुझसे पहले कहा था, बात वही है। तेरी यह तकनीकें अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पुरानी हो चुकी हैं। अब तुझे नई तकनीकों की ज़रूरत है। इतना कहने के बाद जो वह विद्युतांश की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इस समय वह तिरस्मी गोला जो कि जोजो ने अपने मुंह से विद्युतांश की तरफ फेंका था, वह आसमान में दरारें लाते हुए और आयाम को चीरता हुआ विद्युतांश की तरफ बढ़ने लगता है। तभी विद्युतांश वह तुरंत अपने हाथों की सीध बदलता है और उसके हाथों की सीध बदलते ही उसके हाथों के ऊपर एक चक्र घूमने लगता है। विद्युतांश तुरंत उस चक्र को उंगली में पहनाता है और तुरंत उस गोले पर हमला कर देता है। यह विद्युतांश के सुदर्शन चक्र का पहला हिस्सा था। विद्युतांश अभी तक सुदर्शन चक्र के 2 या 3 हिस्सों का लगातार इस्तेमाल करता था, लेकिन इस कमजोर हमले के लिए विद्युतांश ने तुरंत सुदर्शन चक्र के पहले हिस्से का इस्तेमाल कर दिया था, क्योंकि इस समय विद्युतांश सूर्यवंशी वहां एक अर्ध विनाशक योद्धा बन चुका था। इसका मतलब साफ था कि उसे सुदर्शन चक्र को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। विद्युतांश के द्वारा वह सुदर्शन चक्र आयाम को चीरता है और सीधा जाकर उस गोली से जा टकराता है। वह दोनों हमले एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। तभी विद्युतांश देखता है कि उसका कभी ना हारने वाला सुदर्शन चक्र वहां कड़कड़ाने लगता है और उसके अंदर दरारें दिखने लगती हैं। विद्युतांश जैसे ही इस चीज को देखता है, उसकी आंखों में खौफ दिखाई देने लगता है और वह खुद ही खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है। तभी विद्युतांश के बगल में उसका जुड़वा भाई आता है और वह विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा सुदर्शन चक्र अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। जब तक तुम सुदर्शन चक्र के तीनों हमलों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक तुम इसे घायल तो क्या छू भी नहीं सकते। विद्युतांश सूर्यवंशी भी इस बात को भली भांति जानता था और वह जानता था कि उसका सुदर्शन चक्र कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह भी इस हमले को नहीं रोक पाया। तभी विद्युतांश वह कुछ सोचता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। फिर वह उसी मुस्कुराहट के साथ सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखकर वह मुस्कुराते हुए अपने हाथों की मुट्ठी को भींच देता है। जैसे ही विद्युतांश सूर्यवंशी वह अपने हाथों की मुट्ठी को भींचता है, किर्र किर्र की आवाज के साथ वह सुदर्शन चक्र जगमगाने लगता है और धड़ाम की आवाज के साथ वह फट जाता है। सुदर्शन चक्र उस गोले के पास फटा था। इस वजह से वह गोला जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, इतना कि वह 100 ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धाओं को एक साथ और 2 से ज्यादा महारथी सर्वेश्वर योद्धाओं को एक साथ खत्म करने की ताकत रखने वाला वह गोला वह हिलने लगता है और धड़ाम की आवाज के साथ फट जाता है। विद्युतांश सूर्यवंशी जैसे ही इस चीज को देखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और मुस्कुराते हुए वह अपने जुड़वा भाई की तरफ देखता है, जो कि उसे ही घूर कर बड़ी बड़ी आंखों को करे देख रहा था। तभी विद्युतांश वह अपने जुड़वा भाई की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इतना चौंकने की और हैरान होने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं जानता था कि सुदर्शन चक्र का पहला हिस्सा शायद ये ना रोक सके, लेकिन सुदर्शन चक्र के फटने से
तो भूत भी बाजते हैं, तो ये तो चीज क्या है। इतना कहने के बाद विद्युतांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। विद्युतांश के चेहरे पर इस मुस्कुराहट को आता हुआ देखकर उसका जुड़वा भाई वह विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, वाकई तुम बहुत ज्यादा शातिर हो। इतना कहते हुए उसका जुड़वा भाई जिसका नाम ब्लैक ज्वाला था वह विद्युतांश की तरफ देखने लगता है। तभी विद्युतांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह दोनों बात कर ही रहे थे, तभी विद्युतांश को कुछ महसूस होता है और वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। विद्युतांश के अपनी जगह से हटते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वहां पर एक घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर दिखने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोजो था। इस समय जोजो की सफेद खाल बाहर लटक चुकी थी और उसकी खाल से खून निकल रहा था। जोजो की हालत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, लेकिन ज्यादा सही भी नहीं थी। इस समय जोजो की हालत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन उसकी हालत सही भी कहना गलत होगा, क्योंकि जोजो के सफेद शरीर के ऊपर इस समय खून चमक रहा था, जो कि उसकी खाल को फाड़ते हुए बाहर निकल रहा था। तभी जोजो वहां सामने की तरफ देखता है और एक जोर से ऊंकरी भरता है। उन उन की आवाज करने के बाद जोजो वहां अपने दोनों पैरों को जमीन पर मारता है और सीधा विद्युतांश की तरफ देखता है। इस समय विद्युतांश वहां आसमान के ऊपर खड़ा हुआ था। तभी विद्युतांश वहां जोजो की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद जोजो वहां विद्युतांश की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तेरे जैसा चूजा मुझे घायल करेगा। इतना कहने के बाद जोजो वहां विद्युतांश की तरफ घिन भरी नजरों से देखने लगता है। विद्युतांश जैसे ही जोजो को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखता है, उसका पारा चढ़ जाता है और वह जोजो की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मानोगे नहीं। इतना कहने के बाद विद्युतांश वह एक लंबी और गहरी सांस लेता है और लंबी और गहरी सांस लेने के बाद जोजो की तरफ देखता है और फिर आगे कहता है, तो ठीक है। फिर वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और वह अपने हाथों से सील बनाने लगता है। जोजो भी विद्युतांश को इस समय कोई सील बनाता हुआ देख रहा था, लेकिन वह विद्युतांश को नहीं रोकता है, क्योंकि विद्युतांश उसकी नजर में कमजोर था। विद्युतांश इस समय अर्धविनाशक रैंक के शुरुआती पड़ाव का योद्धा था, जबकि जोजो अर्धविनाशक रैंक के महारथी पड़ाव का योद्धा। दोनों के बीच बहुत ज्यादा फासला हो चुका था। विद्युतांश सूर्यवंशी भी इस बात को बहुत भली भांति जानता था कि वह अपने छोटे मोटे हमलों से तो जोजो के बाल को भी ना सीधा कर सके। तभी विद्युतांश वह अपने हाथों की सील बदलता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, प्रलय सूर्य मंत्रा का इस्तेमाल तो बहुत किया, चलिए आज एक बार इन महान आदिशि देव की दी हुई इस आदिनाथ प्रलय सूर्य मंत्रा का इस्तेमाल करके देखूं। इतना कहने के बाद विद्युतांश वह अपने हाथों की सील बदलने लगता है। जैसे जैसे विद्युतांश सील बदल रहा था, आसपास प्रकृति का मौसम बदलता चला जा रहा था। चारों तरफ काली बिजलियां ही चमक रही थी, मानो ऐसा कि कोई ही तबाही आने को हो। वहीं पर प्लूटो ग्रह के अंदर तो यही हाल था। पूरा प्लूटो ग्रह वह कांप रहा था और चारों तरफ बिजलियां ही बिजलियां दिखाई दे रही थी, मानो प्लूटो के ऊपर का आसमान वहां बरसने के लिए तैयार हो रहा हो। तभी प्लूटो ग्रह के एक महल के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा था और वह आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये वह बस इतना ही कह पाता है और इतना कहकर वह तुरंत पीछे मुड़ता है और जाने के लिए तैयार ही होता है। तभी उसी व्यक्ति के पास धुंधलाहट छाने लगती है और वहां पर कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति उन लोगों को देखता है और उन लोगों को देखते हुए कहता है, रक्षक टीम के 8 मेंबर में से इस समय उसके पास गुरुवर, वेद मंत्रा, वायुराज देवता वह तीनों आकर खड़े हो गए थे।
तभी आचार्य धर्मेंद्र वह वायुराज देवता की तरफ देखते हैं और वायुराज देवता की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप यहाँ पर। तभी वायुराज देवता वह धर्मेंद्र की तरफ देखते हैं और धर्मेंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ अमला, आपने पहचाना? धर्मेंद्र जैसे ही वायुराज देवता की इस बात को सुनते हैं, वह अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहते हैं, हाँ, इस हमले को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह उस ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर मौसम बिगड़ता चला जा रहा था। वहीं पर यहाँ से 10 लाख किलोमीटर दूर एक अलग आयाम के अंदर चारों तरफ काला काला अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कि मौत की खामोशी पसरी हुई हो, चारों तरफ मौत का शोर। वहां पर इतनी शांति जितनी कि किसी शमशान में होती थी। तभी उसी शांति के बीच एक व्यक्ति वहां अपने सिंहासन पर बैठा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निशोर्या थी। निशोर्या इस समय अपने ध्यान में बैठी हुई ट्रेनिंग कर ही रही थी। तभी निशोर्या की आंख अचानक खुलती है और उसके सिर के ऊपर एक पत्थर जगमगाने लगता है और उस पत्थर के अंदर से एक ब्लैक साया बाहर निकलता है और उसकी नजर सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है। तभी वह ब्लैक साया ऊपर आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो आदिनाथ प्रलय मंत्रा है। इतना कहने के बाद कली वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि कली भी आदिनाथ प्रलय मंत्रा की शक्तियों से भली भांति परिचित था। तभी निशोर्या वह कली की तरफ देखती है और कली की तरफ देखते हुए कहती है, ये आदिनाथ प्रलय मंत्रा ये क्या है? तभी कली वह निशोर्या की तरफ देखता है और निशोर्या की तरफ देखते हुए कहता है, ये हमारे लीडर द्वारा बनाई हुई एक और सील है। यह सील अर्ध अद्भुत रैंक की योद्धा यानी कि महान अर्ध अद्भुत प्रलय राज द्वारा बनाई हुई सील थी। प्रलय राज ने बहुत सारी सीलों का निर्माण किया था, जिनमें से कुछ उसकी खास सीलें थी। इस समय आदिनाथ प्रलय मंत्रा उसका कोई इस्तेमाल कर रहा था और वह जानता था कि यह सील इस समय सिर्फ 3 लोगों के पास है, एक अनंत देव, दूसरे आदिशि देव और तीसरे प्रलयराज। लेकिन अनंत देव वह इस समय इस ब्रह्मांड और इस दुनिया से तो दूर हैं। आदिशि देव और बचे प्रलयराज इस समय 17वें आयाम में कैद हैं। जिसका मतलब साफ था कि यह आदिशि देव द्वारा बनाई हुई महान सीलों में से एक आदिनाथ प्रलय मंत्रा थी। तभी कली वह आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आज जाने किसकी सामत आई है जो इस सील का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे भी यह खबर अब तक मिल चुकी थी कि आदिशि देव और विद्युतान सूर्यवंशी वह अल्फा साम्राज्य को छोड़कर युद्ध के लिए गए हैं। वह इस समय यहाँ पर बैठकर बस इतनी ही प्रार्थना कर रहा था कि विद्युतान सूर्यवंशी वह जल्द से जल्द आदिशि देव के हाथों से मारा जाए, ताकि उनके लिए रास्ता साफ हो सके। क्योंकि कली और वहां पर रहने वाले दैत्य, असुर, राक्षस, पिशाच, बेताल, भूत, प्रेत जितने भी दल के लोग थे, वह प्लूटो पर जो रहते थे, उन सभी की खौफ की वजह सिर्फ एक था, सूर्यवंशी साम्राज्य। और उस साम्राज्य का वर्तमान लीडर विद्युतान सूर्यवंशी, जो कि खुद में ही एक चलती फिरती ऐसी तबाही थी कि मानो खुद ही टाइम बम हो। तभी विद्युतान सूर्यवंशी वह आसमान की गहराइयों में एक जगह खड़ा था। इस समय आसमान की गहराइयों में अनंत ब्रह्मांड के बीच एक बहुत ज्यादा सुंदर लोक, और उस सुंदर लोक के अंदर एक दरवाजा, और उस दरवाजे के अंदर था एक गुफा, जिस गुफा में आसमान के ऊपर अपने दोनों पैरों को नीचे करके खड़ा था एक व्यक्ति, जिसके हाथों में सील बनती चली जा रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो विद्युतान सूर्यवंशी था। तभी विद्युतान वह अपने हाथों की सील को पूरी करता है। उसके अपने हाथों की सील को पूरा करते ही विद्युतान के शरीर के अंदर से इतनी ज्यादा भयावह, ताकतवर और कठिन और संघर्षशील
बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं, जो कि विद्युतांश सूर्यवंशी की शक्तियां थी। तभी वह सभी शक्तियां वहां विद्युतांश के पीछे इकट्ठा होती हैं और वहां पर एक परछाई का आकार लेने लगती हैं। देखते ही देखते विद्युतांश के पीछे एक और विद्युतांश खड़ा था। तभी वह विद्युतांश जो विद्युतांश के पीछे खड़ा था उसके दो सिर थे, मतलब दो सींग थे। तभी वह विद्युतांश वहां अपने हाथों की सील बदलता है और वहां पर खड़ा होकर आसपास की सारी शक्तियां, भावनाएं, मंत्राएं, जो कुछ शक्तियां जो सजीव निर्जीव जो इस दुनिया में एडजस्ट करती थी, उन सभी चीजों को अपने शरीर के अंदर खींचने लगता है। देखते ही देखते वह दूसरा विद्युतांश इस समय पूरे के पूरे आदिसी महावन की शक्तियों को खींच रहा था। जैसे ही वह दूसरा विद्युतांश इस काम को करता है, वहां पर खड़ा हुआ लीडर विद्युतांश सूर्यवंशी वह उसी की तरफ देखने लगता है। वहीं यहाँ ये दोनों तो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर आदिसी महल के अंदर तो एक व्यक्ति जो कि अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने विशाल सभा लगी हुई थी, वह अड़बड़ाता है और आसमान की तरफ देखता है। तो वह देख पा रहा था कि कोई उसके पूरे के पूरे आदिसी महावन की शक्तियों को खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी वह व्यक्ति तुरंत अपने पैर को जमीन पर मारता है और आसमान में जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर वह आसमान में खड़ा होते हुए कहता है, आखिरकार इतनी किसकी मजाल है। जो इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखने लगता है। तभी उसी के पीछे दो तीन लोग और आते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति वहां आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, महान आदिसी देव, यह तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? कहीं ये सब शक्तियों का प्रयोग वो तो नहीं कर रहा। तभी आदिसी देव वह युगराज देव की तरफ देखते हैं और युगराज देव की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, मेरे गुरु के जाने के बाद वो अभी तक वहां पर उसी गुफा में सो रहा है, वहां नहीं जगा। इतना कहने के बाद वह सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बातें करने लगते हैं। वहीं पर आदिसी महावन के अंदर गहराई में बहुत 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 ज्यादा अंदर गहराई में एक गड्ढा था जो धरती के नीचे जा रहा था। उस गड्ढे के अंदर जैसे ही मैं और आप सभी लोग घुसते हैं तो देखते हैं उस गड्ढे के अंदर एक गुफा है जो सुरंग की तरह दिख रही है। उस सुरंग में अंदर जाने पर सभी लोग देखते हैं कि वहां पर दरवाजे पर एक बहुत ज्यादा भव्य और ताकतवर दिखने वाला जानवर सो रहा है। उस जानवर का 9 पूंछ और 3 सिर थे और उसकी आंखें सुनहरी थी। तभी वह जानवर झटके से अपनी आंखों को खोलता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, यह अब आदिसी देव ने इस सील का इस्तेमाल क्यों किया? कहीं कोई समस्या तो नहीं? इतना कहने के बाद वह जानवर आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी वह जानवर आसमान की तरफ देखता है और उसकी नजर एक दिशा में जाती है। उस दिशा में उसकी नजर चलती चली जाती है, जैसे कि वह पूरी की पूरी जगह को छानते हुए आगे बढ़ रही थी और वह देखते ही देखते 16 आयामों को देख लेता है और उसकी नजर सीधी एक जगह पर जाती है जहां पर वह देखता है कि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कहना असंभव था, वह किसी साई की तरह दिख रहा था, जो कि अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए आसमान की तरफ देख रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रलय राज था। अभी प्रलय राज वह आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार इसे इतनी ज्यादा ताकतवर सील कोई इस्तेमाल करने की जरूरत क्या आ गई? कहीं उन लोगों ने पूरे के पूरे 17 आयामों को घेरने के लिए हमला तो नहीं कर दिया? इतना कहने के बाद वह चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसी के बगल में एक आत्मा जो कैद थी, जो किसी और की नहीं बल्कि वज्रांश सूर्यवंशी की थी, वह उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, यह सिर्फ तेरा सपना और तेरा वहम है। इतना कहने के बाद वज्रांश सूर्यवंशी वहां प्रलय राज पर हंसने लगते हैं
और प्रहलाद फिर से अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और वज्रयान सूर्यवंशी को दर्द देने लगता है और दर्द देते हुए कहता है, तेरे पास वो चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। बाहर निकलने पर मुझे तो सिर्फ वह चीज चाहिए, वरना अब तक मैं तुझे जान से मार चुका होता। कमजोर। इतना कहने के बाद वह उसे दर्द देने लगता है। तभी वहां से सीन बदलता है और हमें आदिसी महामहल के अंदर क्या सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी योद्धा वहां अपने अपने पैरों को जमीन पर मारते हैं और आदिसी महाबन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वह जानवर वह अपनी आंखों को फिर से बंद करता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता, नहीं। इतना कहने के बाद वह सोने के लिए तैयार होता ही है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। फिर वह महसूस करते हुए कहता है, 1 मिनट। आदिसी देव तो इस समय वहां पर आदिसी महामहल के अंदर हैं और आदिसी देव प्रलयराज। और इतना कहते हुए उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू झरने लगते हैं और वह भावुकता भरी आवाज में कहता है, लीडर के सिवा इस चील का इस्तेमाल तो कोई और नहीं कर सकता। तो फिर यह इतना कहने के बाद वह आसमान की तरफ एक दिशा में नजर करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो आसमान की गहराइयों में खड़ा हुआ था। वह अपने हाथों से चील को पूरी कर दी थी। तभी उसके पीछे की जो आवाज थी वह सुकड़ने लगती है और देखते ही देखते वह एक गोले का रूप ले लेती है। वह गोला सीधा उस लड़के के शरीर के अंदर घुसता है और देखते ही देखते वह गोला उस लड़के के शरीर से, फेफड़ों से और नाक से होता हुआ सीधा उस लड़के के सिर पर बनी हुई एक दरार के पास पहुंचने लगता है। जैसे ही वह गोला उस दरार के पास पहुंचता है तो हम सभी लोग देखते हैं कि वह दरार धीरे धीरे खुलने लगी है। तभी विद्युतांश वह सामने की तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है, आदिनाथ प्रलय मंत्रा। उसके इतना कहते ही उसकी तीसरी आंख झटके से खुल जाती है और उस आंख से एक सूरज से बना हुआ गोला वह दिखने लगता है जो सामने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। विद्युतांश के इस गोले से इस समय इतनी ज्यादा भव्य और ताकतवर शक्तियां निकल रही थी जिन्हें देखकर जोजो भी कांप रहा था, क्योंकि अब जोजो को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर यह गोला गलती से उससे टकराया तो जोजो का तो जीवित बचना असंभव है। तभी जोजो वह अपने दांतों को पीसता है और दांतों को पीसते हुए कहता है, ये कमबख्त इंसान यहाँ चैन से हम जैसे जानवरों को जीने भी नहीं देते। इतना कहने के बाद जोजो वह अपनी जीभ को काटता है और उसकी जीभ को कटते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते वह खून एक समुद्र में बदलने लगता है। तभी जोजो वह अपने शरीर की सारी शक्तियों को बाहर निकालता है और उस समुद्र के अंदर भेज देता है। जैसे ही वह सभी शक्तियां उस समुद्र के अंदर जाती हैं, जोजो के सामने एक कवच बनने लगता है जो कि किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तभी विद्युतांश वह सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, उम्मीद है मेरा ये हमला जोजो को रोक सके, वरना। इतना कहते हुए वह हाँफने लगता है और वह धड़ाम के बाज के साथ पीछे गिर जाता है और सीधा दीवार से सट कर बैठ जाता है और सामने का दृश्य देखने लगता है। वह देख पा रहा था कि जोजो के चारों तरफ इस समय हीरे से बना हुआ कवच जगमगा रहा है और जोजो के चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट है। तभी आदिनाथ प्रलय मंत्रा का बनाया हुआ वह गोला सीधा जोजो की तरफ बढ़ने लगता है और जोजो का जो कवच उसके सामने था वह जोर जोर से जगमगाने लगता है। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय।